Swayam Prabha. Digital India. Educated India. नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मेरा नाम डॉक्टर हिमानी सिंह है। मैं इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट GLA यूनिवर्सिटी मथुरा में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। मैं आपके सामने जिस विषय को लेकर आई हूँ उस विषय का नाम है परिवर्तन और विकास के माध्यम से संगठनात्मक उत्कृष्टता, ऑर्गेनाइजेशनल एक्सीलेंस थ्रू चेंज एंड डेवलपमेंट। और आज का व्याख्यान है संगठनात्मक विकास प्रक्रिया यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट प्रोसेस। इससे पहले व्याख्यान में हम जान चुके हैं कि परिवर्तन प्रबंधन क्या होता है, उसके प्रकार क्या होते हैं, उसके मॉडल्स क्या होते हैं। साथ ही साथ हमने यह भी जाना कि संगठनात्मक उत्कृष्टता और संगठनात्मक प्रभावशीलता क्या होता है। फिर हमने समझा कि किस प्रकार संगठनात्मक विकास परिवर्तन प्रबंधन से समान या भिन्न है। इसके अलावा हमने यह जाना कि कोई भी या किसी भी संगठन को आज के वातावरण में यह क्यों ज़रूरी है कि वह संगठनात्मक विकास की बात करे और ऐसे कौन कौन से ट्रिगर्स हैं या कारक हैं जिसकी वजह से कोई संगठन संगठनात्मक विकास के बारे में सोचता है। साथ ही साथ हमने जिस पर बात करी थी वह था OD एजेंट यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट एजेंट, जिसको कुछ लोग OD कंसल्टेंट, OD प्रैक्टिशनर भी बोलते हैं। हमने ये देखा, यह समझा कि आंतरिक OD एजेंट और बाहरी OD एजेंट दोनों में क्या फ़र्क है, दोनों में से क्या क्या किस किस के लाभ हैं, किस किस की हानि है। अब हम जिस पर बात करने वाले हैं उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा फोकस अपना रखेंगे कि किस प्रकार संगठनात्मक विकास के लिए हम डायग्नोज करते हैं किसी भी परेशानियों को, प्रॉब्लम्स को। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि एक प्रबंधक को यह तो समझ आ रहा है कि कुछ परेशानी है, कार्य अच्छे से नहीं हो रहा, उत्कृष्टता नहीं आ पा रही है, प्रदर्शन नहीं आ पा रहा है, लेकिन वह इस चीज़ में सक्षम नहीं हो पाते हैं या यह नहीं समझ पाते कि कहाँ से ये प्रॉब्लम है। साथ ही साथ हम जिस पर बात करेंगे वह है एक्शन प्लानिंग, कि हम किस तरीके से अपने कार्य को नियोजित करते हुए उनका प्रबंधन करेंगे। इसके अलावा अंत में हम बात करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट यानी कि OD या फिर आप इसको संगठनात्मक विकास भी कह सकते हैं, उसके परिणाम क्या होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि OD प्रोसेस के 3 कौन से महत्वपूर्ण चरण हैं। तो सबसे पहला चरण होता है डायग्नोस यानी कि निरूपण करना, पहचान करना कि आखिर हमारे संगठन में समस्या है क्या। ऊपर से दिखने से हमें सब चीज़ें अच्छी लगती हैं या कभी कभी हमें ये समझ भी आ रहा होता है कि परेशानी, लेकिन हम समझ ये नहीं पाते कि परेशानी किस वजह से है। जैसे कि अगर मैं उदाहरण के तौर पर बात करूं कि किसी इंसान को बुखार आया। अब बुखार आया ये हम समझ गए, लेकिन इसके लिए आप कौन सी दवाई खाएंगे ये तब तक तय नहीं होता कि बुखार किन कारणों से आ रहा है। आपको मलेरिया है या आपको टाइफाइड है, तो इसके लिए आपको कुछ टेस्ट कराने पड़ते हैं जिससे आपको पता चलता है, जिससे आप पहचान पाते हैं कि इस बुखार की वजह क्या है। तो जब हम यहाँ पे निरूपण की बात कर रहे हैं या डायग्नोसिस की बात कर रहे हैं,
तो यहाँ पर आपको यह समझ आ गया कि आपके, अगर मैं उदाहरण के तौर पे बात करूं, कि आपके कर्मचारी खुश नहीं हैं या संतुष्ट नहीं हैं, लेकिन डायग्नोसिस में, निरूपण में हम बात करते हैं कि उसके पीछे की वजह क्या है, उसके पीछे के कारण क्या है, क्यों वो प्रोत्साहित नहीं है, क्यों उनका मनोबल कम है। कभी कभी हम ये देख लेते हैं कि हमारी संस्था की प्रदर्शन बहुत कम हो रहा है। प्रदर्शन कम होना एक प्रॉब्लम है, लेकिन जब तक आपको यह नहीं पता चलेगा, आप यह नहीं पहचान पाएंगे कि प्रदर्शन कम किन वजहों से हो रहा है। इसकी अलग अलग वजह हो सकती हैं। हो सकता है आपके पास नई तकनीक नहीं है, हो सकता है आपके पास कार्य करने वाले लोग नहीं हैं, हो सकता है कि आपके संगठन की संरचना उसी प्रकार से नहीं है जिस प्रकार से वह तकनीक मांग रही है। तो यह हुए अलग अलग कारण। तो जब हम निरूपण की बात करेंगे तो इसमें हम यह देखते हैं कि टोटल सिस्टम में या फिर छोटे छोटे सब सिस्टम या उसके उपकरण जो होते हैं वे किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, और उसी से हम निरूपण कर पाते हैं, यानी कि पहचान पाते हैं, डायग्नोस कर पाते हैं कि आखिर किसी भी समस्या के पीछे कारक क्या हैं। जब आपको यह समझ आ गया कि इसके पीछे यह कारक है या ये फैक्टर्स हैं, तो आपको करना होता है कार्रवाई, यानी कि एक्शन लेना होगा, कार्य की प्लानिंग करनी होगी, कार्य की योजना बनानी होगी। क्योंकि अलग अलग सिचुएशंस में या जब कहिए अलग अलग कारक कार्य कर रहे होते हैं, तो आपकी प्लानिंग, आपके एक्शंस भी अलग प्रकार के होंगे। अगर तकनीक की वजह से प्रदर्शन अच्छा नहीं है तो आप उससे रिलेटेड एक्शंस बनाएंगे। अगर आपको लगता है कि संरचना में कुछ प्रॉब्लम है, या आपको लगता है कि आपके जो सर्विसेज हैं या आपकी जो पॉलिसीज हैं वो बहुत ही आउटडेटेड हैं, तो उस हिसाब से हम एक्शन प्लानिंग की बात करते हैं, जिसको अभी हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। जब आपको यह समझ आ गया कि प्रॉब्लम क्या है, एक्शंस क्या लेंगे, फिर हम ओडी प्रोसेस में तीसरे मेन चरण पर बात करने वाले हैं। वह होता है प्रोग्राम मैनेजमेंट, कार्यक्रम का प्रबंधन। इसमें भी वार्नर बर्ग ने अलग अलग स्टेजेस दी थी और उन्होंने बताया था कि किस प्रकार से आप यहाँ पर कार्यों का प्रबंधन करेंगे। सभी चरणों को एक एक कर हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक टर्म समझाना चाहूँगी जो होता है क्लाइंट सिस्टम। और हम इस पूरे प्रोसेस में इस शब्द को बार बार यूज करने वाले हैं। यहाँ पे क्लाइंट सिस्टम एक तरीके का ग्राहक है, लेकिन वह ग्राहक बाहरी नहीं है। जैसे हमने जब ओडी कंसल्टेंट या ओडी एजेंट की बात करी, तो मैंने आपको बताया कि या तो आप अपने ही संगठन से किसी ओडी एजेंट को नियुक्त कर सकते हैं, या आपको कहीं बाहर से कोई एक एक्सपर्ट ओडी एजेंट लेकर आना पड़ेगा जो आपके संस्था, आपके संगठन के लिए विकास की बात करेगा, विकास के निर्णय लेगा। तो जब हम इन ओडी एजेंट के लिए बात करते हैं, तो यह तो ओडी एजेंट हुए, लेकिन जिनके लिए ये प्लानिंग कर रहे हैं, ये योजना बना रहे हैं, ये निरूपण कर रहे हैं, डायग्नोस कर रहे हैं, एक्शंस ले रहे हैं, उसको हम बोलते हैं क्लाइंट सिस्टम। और यहाँ पे क्लाइंट सिस्टम हो जाता है आपका संगठन, क्योंकि संगठन के लिए ही विकास किया जा रहा है। और ओडी कंसल्टेंट का क्लाइंट यहाँ पर होता है कोई भी संगठन, या आप उसके टॉप मैनेजमेंट को भी हम क्लाइंट सिस्टम बोल देते हैं। तो यहाँ पर हम दो शब्दों का बार बार उपयोग करेंगे। एक तो ओडी एजेंट, वह व्यक्ति जो कि बदलाव की बात, परिवर्तन की बात, या आपको फैसिलिटेट कर रहा है, आपको सहायता कर रहा है कि किस प्रकार से आप ओडी इंटरवेंशंस को कार्यान्वित करेंगे। और दूसरा कि प्रॉब्लम किसकी है, तो यहाँ पर किसके लिए विकास की बात हो रही है, संगठन के लिए। तो यहाँ पे संगठन, या आप ये कह सकते हैं कि संगठन के शीर्ष प्रबंधक, उनके लिए हम जो टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं वो यूज करते हैं क्लाइंट सिस्टम। तो यहाँ पर
आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा कि क्लाइंट सिस्टम बाहरी ग्राहक है, नहीं। क्लाइंट सिस्टम वो ऑर्गेनाइजेशन है। बहुत बार क्लाइंट सिस्टम को भी डिफाइन किया गया है, तो कभी कभी हम उसको एक इंडिविजुअल, एक व्यक्ति के रूप में मानते हैं। अगर ओडी एजेंट की डीलिंग सिर्फ कंपनी के ओनर से हो रही है तो हम एक इंडिविजुअल को क्लाइंट सिस्टम बोलते हैं। लेकिन अगर ओडी एजेंट की डीलिंग या इंटरैक्शन कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या टॉप मैनेजमेंट मैनेजर्स से हो रहा है, तब भी हम उसको क्लाइंट सिस्टम बोलते हैं। तो यह सिचुएशन के हिसाब से होगा कि आप क्लाइंट सिस्टम शब्द किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि निरूपण कैसे किया जाता है। इसके लिए मार्विन वीसबोर्ड ने एक बहुत ही प्रसिद्ध मॉडल दिया जिसका नाम था 6 बॉक्स मॉडल। जब हम बात कर रहे थे समस्याओं की, तो जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बोला कि बहुत बार आपके साथ भी ऐसा होगा कि एक प्रबंधक के तौर पर आपको समस्या तो दिख रही है, लेकिन उस समस्या के पीछे के कारण नहीं पता चल रहे हैं। आपको दिख रहा है कि बुखार है, लेकिन बुखार क्यों है ये आपको नहीं पता। और जब तक आपको वो नहीं पता चल पाएगा, आप सही दवाई नहीं ले पाएंगे। तो उसी तरीके से संगठन में भी अगर आपको पता चला कि आपके लोगों का मनोबल कम है और आपने उनके लिए ट्रेनिंग लगवा दी, प्रशिक्षण करवा दिया, और आपको लगा कि अरे ट्रेनिंग देने से कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा, तो नहीं, शायद आपके कर्मचारियों का मनोबल इसलिए कम था क्योंकि वह जिस संरचना में कार्य कर रहे हैं वह उनकी पर्सनालिटी को मैच करते हुए नहीं है। तो आपने पैसा भी लगा दिया, रिसोर्सेस, संसाधन सब लगा दिए उनके ट्रेनिंग के लिए, लेकिन तब भी आप अपने कर्मचारियों का मनोबल नहीं बढ़ा पाए। तो जब हम मार्विन वीसबोर्ड के 6 बॉक्स मॉडल की बात करते हैं, तो ये मॉडल हमें यही समझाता है कि ऐसे कौन कौन से 6 क्षेत्र हैं जिस पर हमें ध्यान देने की बेहद आवश्यकता है, बहुत ज़रूरी है ये किसी भी संगठन के विकास के लिए। तो सबसे पहले जब हम डायग्नोसिस या निरूपण करने की बात कर रहे हैं, तो यह हमें यह समझाता है कि हमें कहाँ और क्या देखना है, यह समझ विकसित करता है। अब देखिए, जब हम परेशानियों की बात करते हैं तो संगठन में बहुत सारी समस्या भी होती हैं। तो आपको एक प्रबंधक के तौर पर यह समझना ज़रूरी है कि कौन सी समस्या बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और अहमियत रखती है संगठन के विकास के लिए। क्योंकि बहुत बार कुछ समस्याएं ऐसी होंगी जिनका कोई मतलब नहीं है अगर आप उनको सॉल्व भी करते हैं तो, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके विकास, आपके संगठन के विकास के बीच में नहीं आ रही, तो आप उनको हटा सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ इस मॉडल के द्वारा यह समझ विकसित करना होता है कि आप किस प्रकार से, या कहें तो आपको कहाँ और क्या देखना चाहिए जब आप निरूपण कर रहे हैं, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, डायग्नोस कर रहे हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ पर दोनों ही तरीकों से, चाहे औपचारिक हो चाहे अनौपचारिक हो, फॉर्मल और इनफॉर्मल, दोनों तरीके की प्रतिक्रियाओं, प्रोसेसेस पर ध्यान देना है। आप ये मत सोचिएगा कि आप एक संगठन की बात कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपको फॉर्मल प्रोसेसेस में देखना है या औपचारिक प्रतिक्रियाओं का ही निरूपण करना है, नहीं। आपको यह भी देखना है कि आपस में लोग इंटरैक्ट कैसे करते हैं, चाहे वो इनफॉर्मल हो और अनौपचारिक हो। तो दोनों ही माध्यम से आपको इसका निरूपण करना चाहिए। जब हम इस मॉडल की बात करते हैं तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि 6 संभावित क्षेत्रों की रूपरेखा तैयार करता है ये मॉडल, और यह दर्शाता है कि आपको इन 6 क्षेत्रों को, या यह कहिए कि आपको जब विकास की आपको बात करनी है तो आप इन 6 क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए कुछ सवालों के जवाब ढूंढिए। अगर आपको उन सवालों के जवाब मिल रहे हैं तो इसका मतलब आप सही दिशा में जा रहे हैं, लेकिन बहुत सारी जगह ऐसे होंगे जहां पर आपको अपने सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे, और जहां नहीं मिलेंगे वही हो गई आपकी प्रॉब्लम।
वहीं आपको समझ आ जाएगा कि ये इसकी जड़ है, इस समस्या की जड़ ये है। तो जब हम बात करते हैं मार्विन 6 बॉक्स मॉडल की, तो उसमें जो अलग अलग क्षेत्रों के विश्लेषण की बात मैं कर रही हूँ, जिसमें आपको खुद से अपने आप से उन क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए सवाल पूछने चाहिए। तो पहला क्षेत्र उसमें होता है उद्देश्य, यानी कि पर्पस। आप सबसे पहले ये खंगालिए कि आपके संगठन का उद्देश्य है क्या। क्या आपका संगठन प्रॉफिट ओरिएंटेड ही है, या आपका संगठन एम्प्लॉय ओरिएंटेड है, एम्प्लॉय सेंट्रिक है? आपके संगठन के मिशन, विजन, वैल्यूज क्या हैं, मूल्य क्या हैं, लक्ष्य क्या हैं? इससे आपको यह पता चलेगा कि अगर मैं उदाहरण के तौर पे बोलूं कि आपकी मूल्य, वैल्यू जो अगर हम बात करें है एम्प्लॉय सेंट्रिक, लेकिन आप जब टारगेट सेट करते हैं तो आप प्रदर्शन पर बेहद जोर देते हैं, आप लोगों की सहूलियत पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते, तो ये उसके विपरीत हो गया। तो ये जानिए कि आखिर आपका पर्पस क्या है, आप क्या करना चाहते हैं, आप इस संगठन के द्वारा आगे किस प्रकार से बढ़ना चाहते हैं। आप नवाचार से बढ़ना चाहते हैं, नई टेक्नोलॉजी से बढ़ना चाहते हैं, या यथास्थिति मेंटेन करके, स्टेटस क्यू मेंटेन करके आगे बढ़ना चाहते हैं। ये पर्पस आपको बहुत क्लियर होना चाहिए और स्पष्ट शब्दों में आपको इसे परिभाषित करना चाहिए। ये तो था पर्पस यानी कि उद्देश्य। दूसरे बॉक्स में अगर हम बात करें तो वहां पर आती है संरचना, यानी कि स्ट्रक्चर। इसमें हमें यह देखना है कि उद्देश्य और आंतरिक संरचना में कितनी कंपैटिबिलिटी है या कॉन्ग्रुएंसी है। जब हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो आपको बहुत ही डिटेल में यह देखना है कि आपके संगठन में किस प्रकार से पदानुक्रम होते हैं, आपके संगठन में कौन किस चीज के लिए अकाउंटेबल होता है, आपके संगठन में किस प्रकार से अथॉरिटी दी जाती है कर्मचारियों को, आपके संगठन में निर्णय कौन लेता है, क्या निर्णय लेने का हक सिर्फ एक इंसान को है जो कि ओनर है उस व्यवसाय का, या फिर अलग अलग स्तर पर अलग अलग लोग निर्णय लेते हैं, जिसको हम विकेंद्रीकरण भी कहते हैं, यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन। जब हम डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं तो डिसेंट्रलाइजेशन में टॉल स्ट्रक्चर्स होते हैं, लेकिन वहीं पर अगर हम सेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं यानी कि केंद्रीकरण की बात करते हैं तो वहां पर समतल संरचना होगी, फ्लैट स्ट्रक्चर्स होंगे। साथ ही साथ जब हम स्ट्रक्चर इस तरीके से बात करें तो आपको यह सोचने की जरूरत है कि आपके संगठन में किस प्रकार से विभाग बनते हैं। क्या विभाग सिर्फ और सिर्फ फंक्शंस के बेसिस पे, कार्यों के बेसिस पर बनते हैं, या क्षेत्रीय रूपरेखा के बेसिस पर भी बनते हैं? उनका आधार क्षेत्रीय रूपरेखा है। जैसा कि अगर मैं बात करूं, उदाहरण के तौर पर आईसीआईसीआई बैंक हम लेते हैं। आप देखिए, अगर हम इंडिया की बात करें, भारत की बात करें, तो भारत में 4 जोन्स में उन्होंने अपने बिजनेस को बांट रखा है। पूर्वी जोन, उत्तर जोन, इस तरीके से 4 जोन्स में बांट रखा है। तो ये हो गया जियोग्राफिकल विभाग। हाँ, अब इसके अंदर उन्होंने कार्यों के बेसिस पे, कार्यों के आधार पर भी अपने विभागों का डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है। अब क्यों इनको जरूरत पड़ी कि इन्होंने क्षेत्र के आधार पर, प्रोडक्ट के या उत्पाद के आधार पर, कार्यों के आधार पर, इन सब के आधार पर इन्होंने विभाग बनाए हुए? क्यों? क्योंकि इनका जो बिजनेस है वो बहुत विस्तार रूप से फैला हुआ है। अगर छोटा व्यवसाय होगा, आपका छोटा संगठन होगा, तो हो सकता है वहां पर सिर्फ और सिर्फ अनौपचारिक रिश्ते हों आपस में,
एक फ्लैट स्ट्रक्चर हो कि एक सीनियर है और बाकी लोग उसके अंडर कार्य कर रहे हैं। तो क्या संगठन के उद्देश्य और आंतरिक संरचना के बीच कोई मेल है? आपको यह समझने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जब तक आपके उद्देश्यों और संरचना के बीच में मेल नहीं होगा तो फिर मैं वही कहूंगी कि आप संगठनात्मक विकास की बात नहीं कर पाएंगे और आप उसको नहीं पा पाएंगे। जब हम तीसरे बॉक्स पर पहुंचते हैं तो तीसरा बॉक्स होता है रिश्ते, यानी कि रिलेशनशिप्स। व्यक्तियों के बीच में, विभागों के बीच में किस प्रकार के रिश्ते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, कभी कभी ऐसा होता है कि संगठन में सब डिपार्टमेंट, सब विभाग अपने आप में तो सक्षम हैं और बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। चाहे अगर मैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट की बात करूं तो मार्केटिंग वाले अपने विभाग के लोगों के साथ बहुत अच्छा सामंजस्य बैठाए हुए हैं, बहुत अच्छे से कार्य करते हैं, मिलजुल के कार्य करते हैं, टीम की तरह, समूह की तरह कार्य करते हैं। और वहीं पर अगर मैं बात करूं ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट की, तो उसमें भी जितने लोग हैं सब अपने लोगों के साथ मिलजुल के कार्य करते हैं। और इसी के साथ फाइनेंस डिपार्टमेंट में भी, तो हर विभाग अपने आप में बहुत ही अच्छे रिश्ते रखता है। लेकिन जब बात आती है कम्युनिकेशन की दूसरे विभागों के बीच में, कि ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट को कम्युनिकेट करना है मार्केटिंग डिपार्टमेंट से, तो वहां पर चीजें सही नहीं है। तो अब देखिए, अपने आप में वो विभाग पूर्ण रूप से सक्षम है, लेकिन क्या ऐसा होता है कि क्या कोई भी संगठन सिर्फ एक डिपार्टमेंट के आधार पर चल सके या बढ़ सके? जब तक ये सारे विभाग आपस में अच्छे से कम्युनिकेट नहीं करेंगे, क्लियर कम्युनिकेशन नहीं होगा, जब तक पता ही नहीं होगा एचआर वालों को कि मार्केटिंग में कितने लोगों की ज़रूरत है, तो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट वाले कहाँ से एडवर्टीजमेंट बनाएंगे, कहाँ से रिक्रूटमेंट करेंगे, भर्तियां करेंगे, कहाँ से सिलेक्शन करेंगे? जब तक फाइनेंस वाले उन्हें बताएंगे नहीं कि कौन सी ट्रेनिंग उनके कर्मचारियों को चाहिए, तो किस प्रकार से ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट उनके कर्मचारियों के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा? जब तक ह्यूमन रिसोर्स वाले यह नहीं बताएंगे फाइनेंस वालों को कि सैलरी किसकी कितनी है, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट कैसे उन सैलरीज का आवंटन करेगा? तो देखिए, जब हम यहाँ पर रिश्ते और रिलेशनशिप्स की बात करते हैं तो मार्विन वीसबोर्ड ने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि अगर हम डायग्नोज कर रहे हैं, हम पहचानना चाह रहे हैं कि दिक्कत कहाँ है, तो हमें यहाँ पर आपसी रिश्तों को देखना पड़ेगा कि किस प्रकार से, और यहाँ पर हम औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ही प्रकार के रिलेशनशिप्स की बात करते हैं। क्योंकि आज के समय में अगर आप ये मानते हैं कि कोई भी संगठन सिर्फ और सिर्फ औपचारिक रिश्तों के बल पर आगे बढ़ सकता है, तो यह बहुत बड़ी गलती है। एक प्रबंधक के तौर पर आपको पता होना चाहिए कि आपको इस चीज का अंदाजा होना चाहिए कि किस लेवल पर, किस स्तर पर कितने औपचारिक और कितने अनौपचारिक रिश्तों की जरूरत है। तो चलिए चौथे बॉक्स की बात करें, जिसमें मार्विन वीसबोर्ड ने कहा रिवॉर्ड्स, यानी कि पुरस्कार। कभी कभी संगठन में क्या होता है कि पुरस्कार के लिए बहुत अच्छी नियति है, बहुत ही अच्छी पॉलिसीज है, सब कुछ बहुत अच्छा है। आप देखेंगे कि अच्छे कार्य को सराहा जाता है, पुरस्कृत किया जाता है। लेकिन इसी के साथ साथ आपने यह देखा कि हर इंसान के अच्छे कार्य को नहीं सराहा जाता। तो यहां पर क्या हुआ, प्रॉब्लम आ गई। एक तरफ तो आप कहते हैं कि आपके संगठन में बहुत ही अच्छी पॉलिसीज हैं पुरस्कृत करने की अपने कर्मचारियों को, और वह बिल्कुल सही बात है, वाकई में आपकी पॉलिसीज हैं। लेकिन जब आपने इसका और डिटेल में जाके विश्लेषण किया, तब आपको समझ आया कि बहुत सारी जगहों पर यह पाया गया कि हर इंसान को उन पुरस्कारों को अर्जित करने का मौका भी नहीं दिया जा रहा है।
जिस वजह से लोगों का मनोबल गिर रहा है। कोई एक बाहरी व्यक्ति तो कह सकता है ये देखकर, पॉलिसी पढ़कर, कि देखिए इनकी पॉलिसी में तो बड़ा अच्छा लिखा है, तो क्यों लोग प्रोत्साहित नहीं हैं। लेकिन जब आपने अंदरूनी तौर से विश्लेषण किया तब जाकर आपको समझ आ पाया कि इनइक्विटी है, जिस वजह से कहीं ना कहीं लोगों के बीच में एक नेगेटिविटी, एक नकारात्मक सोच आ गई है। तो जब हम पुरस्कारों की बात करते हैं तो आपको यह देखना होगा कि संगठन औपचारिक रूप से क्या पुरस्कार देता है और संगठन के सदस्यों को क्या लगता है कि उन्हें पुरस्कृत और दंडित किस प्रकार से किया जा रहा है। जब हम दंड देने की भी बात करते हैं तो यहाँ पर एक प्रबंधक को हमेशा याद रखना चाहिए कि अगर वह अपने कर्मचारियों को दंडित भी कर रहा है तो उसे दंडित सबके सामने नहीं करना चाहिए। पुरस्कृत आप सबके सामने करिए, लेकिन दंडित सबके सामने मत करिए। इसके अलावा एक और बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र की बात मार्विन वीसबोर्ड ने करी, वह थी नेतृत्व, लीडरशिप। क्या आपके नेता आपके संगठन के उद्देश्य को परिभाषित कर पा रहे हैं? एक तरफ तो आप कहते हैं, अगर मैं उदाहरण के तौर पे बात करूं, कि आपका संगठन का उद्देश्य है कि सस्टेनेबल बिजनेस प्रैक्टिसेस को अपनाना। ठीक है, आप ये मानते हैं कि अगर आपको सरवाइव करना है तो आपको सस्टेनेबल बिजनेस प्रैक्टिसेस लेकर आनी पड़ेंगी। लेकिन उसी के साथ साथ आपके जो नेता हैं वो निरंकुश नेता हैं, ऑटोक्रेटिक, ब्यूरोक्रेटिक, तानाशाह। तो क्या आप समझ रहे हैं कि इन दोनों का कोई मेल नहीं है? जब आप सस्टेनेबल बनने की बात कर रहे हैं तो आप फ्यूचर ओरिएंटेड हैं, आप आगे की सोच रखते हैं, आप खुले विचार वाले हैं, आप नवाचार वाले हैं। लेकिन जब नेतृत्व आपके संगठन के उद्देश्य से विपरीत है तो यहीं पर प्रॉब्लम है। आपके उद्देश्यों में प्रॉब्लम नहीं है, या मैं कहूंगी कि उस नेता के नेतृत्व शैली में भी कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारी जगहों पर निरंकुश नेतृत्व स्टाइल या निरंकुश नेतृत्व शैली ही कार्यगत करती है। जहां पर आपको ऐसे लोग मिल जाएं जो कार्य नहीं करना चाहते हैं तो उनके लिए वह सबसे अच्छी है। या फिर आपके पास बहुत कम समय है कुछ उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, कुछ लक्ष्यों को पाने के लिए, तो भी निरंकुश शैली बहुत कार्यरत है। अब इसके अलावा एक और क्षेत्र की बात करी मार्विन वीसबोर्ड ने, जो था हेल्पफुल मैकेनिज्म, यानी कि सहायक यंत्र आप उसे कह सकते हैं। अब इसमें कोई यंत्र जैसी चीज़ नहीं है या तकनीक जैसी कोई चीज़ नहीं है। इसमें आते हैं आप, जैसे उदाहरण के तौर पर आपके पास संसाधन हैं, उन संसाधनों का आवंटन आप कैसे कर रहे हैं, आप बजट एलोकेशन कैसे करते हैं, आप किस तरीके की पॉलिसी बनाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर मैं बात करूं कि आपको बजट एलोकेशन करना था 1 साल का अपने अलग अलग विभागों में, आपका उद्देश्य था, आपकी संगठन का उद्देश्य है कि आगे आने वाले 1 साल के अंदर आपको नई तकनीक के साथ सस्टेनेबल बिजनेस प्रैक्टिसेस लानी है। फिर से सुनिएगा, आपको आगे आने वाले 1 साल के अंदर नई तकनीक के साथ नई सस्टेनेबल बिजनेस प्रैक्टिसेस लानी है। लेकिन जब आपने उन संसाधनों का, अगर हम सिर्फ पैसे की बात करें कि 1 करोड़ रुपया है आपके पास और आपको अलग अलग विभागों में बांटना है, तो अगर हम इसकी बात करें तो आपने सबसे कम पैसा दिया रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को और बाकी सारे डिपार्टमेंट्स को आपने बहुत ज्यादा धनराशि दी। लेकिन अगर हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात करें तो आपने पूरी राशि का 2% दिया बस उन्हें। तो अब ये आप देखिए कि आपके उद्देश्य और जो आपकी हेल्पफुल मैकेनिज्म है, यानी कि बजट एलोकेशन,
वो बिल्कुल भी मैच नहीं करती, बिल्कुल भी मेल नहीं खा रही। एक तरफ तो आप बात कर रहे हैं कि आपको नई तकनीक लेके आनी है, सस्टेनेबल बिजनेस प्रैक्टिस लानी है, और दूसरी तरफ आप उस विभाग को कुछ पैसा ही नहीं दे रहे हैं। तो इसमें क्या हुआ, आपके उद्देश्य और जो दूसरे मैकेनिज्म्स हैं वो बिल्कुल भी अलाइंड नहीं है। तो मार्विन वीसबोर्ड ने बोला कि अगर आपको अपने संगठन में समस्या देखनी है कि कहाँ पर समस्या है, तो आप इन 6 क्षेत्रों में देखिए, आपको आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे और आप अच्छे से ढूंढ पाएंगे, पता लगा पाएंगे कि प्रॉब्लम है कहाँ। दूसरी चीज, और प्रॉब्लम है क्या, दोनों ही बातें। तो जब आपके सामने ये चीज क्लियर हो गई कि आपके संगठन में समस्या है क्या और समस्या कौन से क्षेत्र में है, लोगों के स्किल्स में है, रिश्तों में है या संरचना में है, आपको ये चीज समझ आ गई, तो उसी के अनुरूप आप बनाएंगे अपनी कार्यशैली, आप एक्शन प्लानिंग करेंगे, कार्य की योजना बनाएंगे। जैसा कि मैंने बोला था कि जब अलग अलग तरीके की समस्याएं होंगी या आपके सामने समस्या जब परिभाषित होकर आएगी, तो अलग अलग तरीके की परिभाषा के लिए आप अलग अलग तरीके की कार्य योजना बनाएंगे। जैसे अगर मैं सबसे पहले बात करूं कि आपको ये पता चला कि संगठन को एक समस्या है, आपको दिखा कि हमारे संगठन में बहुत ही न्यू टेक्नोलॉजी की बात है, नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है, नई मशीन आ गई हैं, आपको ये दिख रहा है, लेकिन नई मशीन आने के बाद भी प्रदर्शन कम है। तो आपको ये समझ आ गया, आपने देखा कि तकनीक तो नहीं है, मशीन भी नहीं है। फिर आपने लोगों का आंकलन किया, लोगों का विश्लेषण किया, तब आपको समझ आया कि उस तकनीक पर जो लोग कार्य कर रहे हैं उन्हें वह मशीन चलाना ही नहीं आता। तो यहां पर अब आप लेंगे करेक्टिव एक्शन कि आपने गलत लोगों को उस मशीन पर कार्य करने के लिए भेजा हुआ था, जिसके लिए आपको अब एक करेक्टिव एक्शन लेना है। अब करेक्टिव एक्शन में आप 2 तरीके की चीजें कर सकते हैं, या तो आप उसी इंसान को, उस कर्मचारी को प्रशिक्षित करेंगे, या फिर आप नए कर्मचारी उस कार्य के लिए लेकर आएंगे। ये हर संगठन का अपना एक अलग तरीका है, अलग सोच है, तो वो उसी तरीके से कार्य करते हैं। दूसरी एक सिचुएशन हो सकती है कि संगठन को कोई अनरियलाइज्ड अपॉर्चुनिटी सामने दिखी, यानी कि अवास्तविक अवसर। वो अपॉर्चुनिटी नहीं थी पहले उनके लिए, उन्होंने वह अवसर के बारे में सोचा भी नहीं था, बट अब उन्हें वह अवसर दिख रहा है। अगर उदाहरण के तौर पर मैं बात करूं तो आपका व्यवसाय आपके देश में बहुत अच्छे से चल रहा है, लेकिन अब आकर कहीं ना कहीं स्थिर हो गया है। फिर आपने, क्योंकि आप एक ऐसे प्रबंधक हैं जो अपने बिजनेस को विकास की ओर लेके जाना चाहते हैं, तो आपने अपने आसपास देखा, आपने देखा कि आप ही के उत्पाद, प्रोडक्ट की जरूरत आपके पड़ोसी देश में भी है, और वहां उस पड़ोसी देश में कोई भी व्यवसायी उस प्रोडक्ट को नहीं बना रहा। तो ये हुआ आपके लिए अनरियलाइज्ड अपॉर्चुनिटी, अवसर है जिसको आप कोशिश करेंगे, क्योंकि अब आपके देश में तो आपके प्रोडक्ट के लिए मांग जो है, डिमांड जो है, वो स्थिर हो गई है। तो अब इस चीज में आपको यह देखना है, अब आप कहें कि हमारे कर्मचारी प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, तो नहीं, यहां पे ये गलत होगा। कर्मचारी तो अपना शीर्ष प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि आपकी जो मार्केट है वो पूरी सैचुरेट हो गई है, इसलिए आपका प्रदर्शन, आपके संगठन का प्रदर्शन नहीं बढ़ रहा है। तो अब आप और अवसर देखते हैं। तो इसके लिए जब हम बात करते हैं तो इनेबलिंग एक्शन की बात होती है। आप अपने आसपास नए से नए अवसर ढूंढते हैं और उनका उपयोग करते हैं कि अब कैसे आगे बढ़ा जाए। कोई करेक्टिव एक्शन नहीं ले रहे आप इसमें,
आप इसमें नए अवसरों की खोज करके नए अवसर को से आगे बढ़ रहे हैं। इसके अलावा कभी कभी ऐसा होता है कि हम जब निरूपण करते हैं, डायग्नोस करते हैं, पहचानते हैं, तो हमें पता चलता है कि संगठन की कुछ फंक्शंस, कुछ कार्य संरेखण से बाहर है, आउट ऑफ अलाइनमेंट है। जैसा अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको उदाहरण दिया बजट का, कि सब चीज़ें अच्छी हैं, आपकी सोच अच्छी है, आपका उद्देश्य अच्छा है, आपके संगठन में कार्य करने वाले लोग इनेबल्ड हैं, उनके पास कौशल है, लेकिन कहाँ आपकी गलती हो गई कि आपने जो 1 करोड़ रुपए का आवंटन किया, जो संसाधन आपने एलोकेट किए, वो गलत तरीके से किए, वो आउट ऑफ अलाइनमेंट चले गए। अलाइनमेंट में कब रहते? जब आप अपने उद्देश्य के अनुसार उस बजट को एलोकेट करते, ना कि अपने फेवरेटिज्म या जो भी आप कह लीजिए। तो कभी कभी आपके पास सब संसाधन होते हैं, आप कोई गलती भी नहीं कर रहे होते, लेकिन बस कुछ जगहों पर आप आउट ऑफ अलाइनमेंट चले जाते हैं। या यह कहिए, अगर मैं इसमें यह भी बोल सकती हूं कि आपने जो खर्चा कर दिया वो दूसरे विभागों पर ज्यादा कर दिया, तो यहां पर आउट ऑफ अलाइनमेंट चले गए, संरेखण से बाहर हो गए आप। तो उसको वापस लाइए, उसको थोड़ा सा रीवर्क करिए, समझिए, क्योंकि संसाधन आप ही के पास है, आपको किसी नए संसाधन की जरूरत नहीं है। इसके अलावा कभी कभी ऐसी भी सिचुएशन या ऐसी समस्या भी आपके सामने आ जाती है जिसमें आपको ये समझ आ जाता है कि अब जो दृष्टिकोण, जिस दृष्टिकोण से आपकी संस्था, आपकी संगठन आज तक आगे बढ़ रही थी, वह अब कार्य नहीं करेगा। जैसा कि इंडस्ट्रियल एरा में हुआ। इंडस्ट्रियल एरा में क्या था कि जितने भी नेता थे उनकी सोच छोटी थी, वह अपने कर्मचारियों को मानते थे कि वह कार्य नहीं करना चाहते, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़े, हम टेक्नोलॉजी एरा की तरफ आए, तो हमें समझ आया कि नहीं, कर्मचारी खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं, खुद निर्णय लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमें यह समझ आ गया कि जिस दृष्टिकोण से हम अभी तक चल रहे थे वह नहीं चलेगा, हमें दृष्टिकोण को ही बदलना है। और जब हम दृष्टिकोण को बदलने की बात कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको अपनी संस्कृति में बदलाव लाना है, तो उसके लिए ही आप एक्शंस को बनाएंगे। तो जब हम ओडी में कार्य योजना की बात करते हैं तो यहाँ पर अलग अलग सिचुएशंस में आपको यह देखना है कि कौन सी सिचुएशन में किस तरीके के कार्यों को नियोजित आप करेंगे, क्योंकि आपको डायग्नोसिस में पता चल चुका है कि समस्या किस क्षेत्र में है। अब हम तीसरी चीज पर, जो ओडी प्रोसेस का तीसरा चरण होता है, जिसमें हम बात करते हैं पूरे इस कार्यक्रम के प्रबंधन की, प्रोग्राम मैनेजमेंट की। हमने अभी तक तो टुकड़ों में बात करी कि हम डायग्नोस करेंगे, हम प्लानिंग करेंगे, लेकिन जब हम प्रोग्राम मैनेजमेंट की बात करते हैं, प्रबंधन की बात करते हैं, कार्यक्रम प्रबंधन की, तो इसमें वार्नर बर्ग ने अलग अलग चरण दिए, अलग अलग स्टेजेस दी और कहा कि जब किसी संगठन में कोई परेशानी या कोई दिक्कत होती है, जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं, आप किसी संगठन के सीईओ हैं, आपको लग रहा है कि निरंतर आपके संगठन में विकास नहीं हो रहा, आपको लग रहा है कि आपके संगठन में लोग कमिटेड नहीं हैं, आपको लग रहा है कि जब भी आप कोई नया प्रशिक्षण या नई ट्रेनिंग की बात करते हैं तो आपके कर्मचारी खुश नहीं होते, तो ये अभी आपको सुपरफिशियल तरीके से लग रहा है। हाँ, कहीं ना कहीं आपके पास इसका सपोर्ट भी है, क्योंकि आप ये सारी चीज़ें दिख रही हैं आपको अपने परफॉर्मेंस इंडेक्स में, प्रदर्शन में, संगठनात्मक प्रदर्शन में कमी आई है। और आपका मानना है, अभी आपने कोई विश्लेषण नहीं किया, लेकिन आपका मानना है कि इन वजहों से शायद संगठनात्मक प्रदर्शन में कमी आई है। तो आपने मोटा मोटी तौर पर एक वेग प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया है। अब जब प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया है तो इसका मतलब यही है कि आपकी जो सोच है वह विकासशील सोच है, क्योंकि आप
चाहते हैं कि अगर ये दिक्कतें हैं तो इनका निवारण हो। अब इस सिचुएशन में आप जो सीईओ जिसकी मैं बात कर रही हूँ, आप हो जाएंगे क्लाइंट सिस्टम। और अब आप देखेंगे कि आप किसी ओडी एजेंट को अपॉइंट करें, नियुक्त करें, जो आपको मदद करे इस समस्या के कैसे बाहर आया जाए और कौन से क्षेत्रों में देखा जाए, किस प्रकार के इंटरवेंशंस या रणनीतियां बनाई जाएं और विकास की ओर बढ़ें। तो यहाँ पर जब हम कह रहे हैं कि आप एक ओडी एजेंट को ढूंढेंगे, तो जैसा कि हमने पिछले सत्र में बात करी थी कि जब हम ओडी एजेंट की बात करते हैं तो ओडी एजेंट आंतरिक भी हो सकता है, बाहरी भी हो सकता है। अब आपको अपनी सिचुएशंस के हिसाब से, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि दोनों के ही कुछ लाभ हैं, कुछ हानियां हैं। अब अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है खर्च करने के लिए ओडी एजेंट पे, तो आप आंतरिक ओडी एजेंट को अपॉइंट करिए। लेकिन आपको लगता है कि आपके पास, आपके संगठन के अंदर कोई कर्मचारी इतना टैलेंटेड या इतना योग्य नहीं है कि आप उसे ओडी एजेंट बना पाए, तो आप बाहरी ओडी एजेंट जो कि अनुभवशील हो, जिसके पास बहुत एक्सपीरियंस हो, आप उसको लेकर आइए। तो यह आपका एक कंपनी के शीर्ष प्रबंधन का, प्रबंधक का, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का फैसला होता है कि वह कौन सा ओडी एजेंट लाएंगे, बाहरी या आंतरिक। तो ये क्लाइंट सिस्टम सोचता है। तो जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे क्लाइंट सिस्टम और ओडी एजेंट की, तो वार्नर बर्ग ने बोला कि जो प्रोग्राम मैनेजमेंट, जो पूरा ये कार्यक्रम जिसकी वजह से हम विकास की ओर बढ़ते हैं, इसका प्रबंधन कैसे किया जाता है अलग अलग स्टेजेस में। तो सबसे पहली स्टेज जो उन्होंने बोली वह थी प्रवेश, यानी कि एंट्री। अब इस एंट्री स्टेज में क्या होता है कि जो क्लाइंट सिस्टम है, यानी कि या तो संगठन का शीर्ष प्रबंधक, सीईओ या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, या कुछ अलग अलग प्रबंधक जो कि शीर्ष स्तर पर हैं, वो और ओडी एजेंट साथ में बैठकर सबसे पहले प्रारंभिक संपर्क की बात होती है, जिसमें हम इनिशियल कांटेक्ट करते हैं ओडी एजेंट को। अगर वो बाहरी ओडी एजेंट है तो हमें बाहर संपर्क करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि किस तरीके से हम उनसे मीटिंग फिक्स कर सकते हैं। इंटरनल है तो चीज़ें थोड़ी आसान हो जाती हैं। साथ ही साथ जब हम इस ओडी एजेंट की बात करें तो समस्या या अवसर का निर्धारण करें। क्लाइंट और ओडी एजेंट एक अच्छा मेल बनाते हैं या नहीं, यह ज़रूर देखते हैं। हम एंट्री स्टेज में कहीं ना कहीं ये कैसे पता चलेगा? आपकी आइडियोलॉजी से, आपके मूल्यों से, आपकी सोच से। जब दोनों क्लाइंट सिस्टम और ओडी एजेंट आपस में विचारों का आदान प्रदान करते हैं तो उन्हें यह समझ आना चाहिए कि क्या ये ओडी एजेंट मेरी कंपनी को विकास की ओर लेके जा पाएगा। और साथ ही साथ मैं कहूँगी ओडी एजेंट को भी यही चीज़ समझनी चाहिए कि क्या जिस तरीके से मैं विकास की ओर बढ़ना चाहता हूँ इनकी संगठन को लेकर, तो क्या मुझे ये क्लाइंट सिस्टम वो सपोर्ट देगा। तो ये तो इनिशियल एंट्री फेज होता है जिसमें हम शुरुआती बातचीत करते हैं। दूसरी स्टेज होती है करार की, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट, जिसमें आप कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, जिसमें क्लाइंट सिस्टम जो है वह अपनी अपेक्षाएं बताएगा ओडी कंसल्टेंट को कि वो क्या क्या चाहता है, उसे क्या क्या लगता है। जब हमने स्टार्ट किया था इस प्रोसेस को, तभी मैंने आपको कहा था कि क्लाइंट सिस्टम के दिमाग में कुछ कुछ परेशानियां हैं अपने व्यवसाय को लेकर, अपनी संगठन को लेकर। तो यहाँ पर वो ये बताएगा, साथ ही साथ अपनी अपेक्षाएं बताएगा कि वो क्या चाहता है कि ओडी एजेंट किस प्रकार से कार्य करे या कितने समय में कार्य करे। हर चीज़, जैसा कि आप देख सकते हैं, समय, धन, हर चीज़ को लेकर, संसाधनों को लेकर किस तरीके से उनका व्यय होगा, इस सब की अपेक्षा को क्लाइंट सिस्टम ओडी एजेंट के सामने रखता है। साथ ही साथ ओडी एजेंट भी अपनी अपेक्षाएं बताता है। देखिए, अब ओडी एजेंट अगर है तो डायग्नोज करने के लिए, प्रॉब्लम पहचानने के लिए उसे बहुत सारे डेटा की ज़रूरत होगी।
उसे बहुत सारे अधिकारों की ज़रूरत होगी। जैसे कि अगर वो बाहरी ओडी एजेंट है तो उसे यह अधिकार दिया जाए कि वो कंपनी के कर्मचारियों से बातचीत कर सकता है, तभी वह पता लगा पाएगा कि आखिर प्रॉब्लम्स हैं क्या। उसको एक्सेस मिलना चाहिए कंपनी के डेटा का, नहीं तो वो कैसे देखेगा कि कहाँ कहाँ पे कौन सी प्रॉफिटेबिलिटी फिगर्स अच्छी नहीं जा रही हैं, या कहाँ पे प्रदर्शन की कमी है, ऑर्गेनाइजेशनल यानी कि संगठनात्मक प्रदर्शन की कमी है या कर्मचारी प्रदर्शन की कमी है, कहाँ पर क्या चीज़ हो रही है। तो वह भी अपनी अपेक्षाएं जो उसे होती हैं एक क्लाइंट सिस्टम से। इसके अलावा एक और चीज़ भी हो सकती है, आप अगर बाहरी ओडी एजेंट हैं तो आपको ये भी आप अपनी अपेक्षा रख सकते हैं कि आपको किस हिसाब से धन मिले, आपकी सैलरी जिस भी तरीके से आपको चाहिए आप उनको पूरा बताते हैं। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट होता है। जब ये हो गया तब हम बात करते हैं डायग्नोसिस यानी कि निरूपण की। अब यहाँ पर जो कि ओडी एजेंट है वह मार्विन का 6 बॉक्स मॉडल लगा सकता है, और फैक्ट फाइंडिंग यानी कि अगर हम बोलें तो सबसे पहली चीज़ तो कि इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करेगा, उसका विश्लेषण करके यह पता लगाएगा कि दिक्कत आखिर कहाँ है। अब देखिए जैसा मैं बता रही थी कि क्लाइंट सिस्टम को लगता होगा कि प्रॉब्लम कुछ है, लेकिन यहाँ पर डायग्नोस करने पर क्योंकि ओडी एजेंट ने बहुत ही बारीकी से हर चीज़ का विश्लेषण कर कर यह पता लगाया कि दिक्कत आखिर है क्या, तो हो सकता है जो प्रॉब्लम क्लाइंट सिस्टम को लग रही थी वो आखिर हो ही ना। तो ये डायग्नोसिस यहाँ पर होती है। जैसे ही ओडी एजेंट अपनी किसी विश्लेषण के साथ आता है, अपनी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे जो भी उसने एक एनालिसिस किया होता है, उस एनालिसिस को या जो भी उसने प्रॉब्लम डायग्नोस या पहचानी होती है उस प्रॉब्लम को वह साझा करता है क्लाइंट सिस्टम के साथ। तभी हम इसको बोलते हैं प्रतिक्रिया, फीडबैक। अब यहाँ पर ओडी एजेंट फीडबैक देता है अपने क्लाइंट सिस्टम को कि मैंने ये चीज़ें देखी हैं या ये चीज़ें पाई हैं आपके संगठन की संरचना में या लोगों में या सिस्टम्स में, मैंने ये चीज़ें देखी हैं और ये प्रॉब्लम्स हैं। अब जब क्लाइंट सिस्टम को ये चीज़ें पता चलती हैं तो क्लाइंट सिस्टम एक बार अपने स्तर पर इसके बारे में थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करता है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जो क्लाइंट सिस्टम होता है वो आसानी से अपनी गलतियां नहीं मानता, और अगर यहाँ पर ओडी एजेंट ने यह बताया होगा डायग्नोस करके कि गलती आपके कर्मचारियों में नहीं, नेतृत्व शैली में है या आपके जो उद्देश्य हैं उसमें है, तो क्लाइंट सिस्टम के लिए यह बात हजम करना थोड़ी मुश्किल होती है। तो इसलिए क्लाइंट सिस्टम को जब यह फीडबैक मिलता है तो क्लाइंट सिस्टम थोड़ा सा और विश्लेषण करता है इसके बारे में, और ज़्यादा सवाल भी पूछता है ओडी एजेंट से, जिससे कि वह इस नतीजे पर आ पाए कि हाँ ये जो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हुई है, डायग्नोस हुई है, यह सही है और इसी पर आगे कार्य होगा। तो जब यह तय हो जाता है कि यह प्रॉब्लम है जिसमें सहमति होती है ओडी एजेंट की भी और क्लाइंट सिस्टम की भी, क्योंकि देखिए अगर ओडी एजेंट की भी सहमति नहीं होगी तब भी कार्य नहीं आगे बढ़ सकता, तो दोनों की ही सहमति होना बेहद ज़रूरी है। और जब दोनों की सहमति होती है तभी वो लोग आगे एक प्लानिंग करते हैं, योजना बनाते हैं। अब जो ये प्लानिंग है, इस प्लानिंग में वे अलग अलग विकल्प देखते हैं कि किस प्रकार से हम इस समस्या का समाधान कर सकते हैं, हम कौन कौन से अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ हैं, कौन कौन से अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स हैं जिसके थ्रू हम अपनी इस परेशानी को दूर किया जा सकता है, या फिर आप ये कहिए हम विकास की ओर बढ़ सकते हैं। तो प्लानिंग के बाद ये डिसाइड होता है कि अब आप कौन से इंटरवेंशंस लेकर आएंगे। जैसे कि आपको ये समझ आया डायग्नोज में कि आपके लोगों के आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत होते हैं, और कॉन्फ्लिक्ट्स क्यों होते हैं इसका रीज़न आपको समझ आया कि कहीं ना कहीं
जो विभाग हैं, या ये कहिए कि कहीं ना कहीं जो आपके संगठन की संस्कृति है वो बहुत ही मजबूत नहीं है। और वो क्यों मजबूत नहीं है? क्योंकि आपके संगठन में किसी भी योजना के लिए या किसी भी पॉलिसी के लिए कोई भी सही तरीका नहीं है। अगर कोई कहता है कि हमें प्रमोशन दे दीजिए या हमें पदोन्नति दे दीजिए, तो आप शक्ल देखकर, अपने व्यवहार देखकर पदोन्नति दे देते हैं। कोई भी एक वैलिड रूल नहीं है। तो अब इसके लिए क्या किया जाए? तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अपने लिए स्ट्रक्चरल इंटरवेंशंस लाने होंगे। अभी आगे के सत्रों में हम अलग अलग तरीके के इंटरवेंशंस पढ़ेंगे कि अगर आपने ये देखा कि आपकी टीम अच्छे से कार्य नहीं कर रही है, तो वहाँ पर आपको टीम के लिए, समूह के लिए इंटरवेंशंस लाने पड़ेंगे, चाहे वो रोल एनालिसिस टेक्निक हो या रोल नेगोशिएशन टेक्निक हो। और अगर आपको लगता है कि आपकी संरचना में ही दिक्कत है, आपके संगठन की संरचना ही सही नहीं हुई है, तो आपको स्ट्रक्चरल इंटरवेंशंस लेकर आने पड़ते हैं। अगर आप ये डायग्नोज करते हैं कि कहीं ना कहीं आपके ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग या ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड जो भी पॉलिसीज आप फ्रेम करते हैं, आप किस तरीके से मोटिवेशन करते हैं, किस तरीके से ट्रेनिंग देते हैं, वह सही रूप से नहीं विकसित हुई है, तब आप ह्यूमन रिसोर्स या ह्यूमन प्रोसेस इंटरवेंशंस लेकर आते हैं। तो ऐसे ही अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए अलग अलग इंटरवेंशंस हैं जो कि हम आगे के व्याख्यानों में पढ़ेंगे और समझेंगे कि कौन सी स्थिति में कौन सा इंटरवेंशन किस तरीके से लागू किया जाता है। तो जब आपने इंटरवेंशन लागू करा तो उसके बाद होता है मूल्यांकन यानी कि इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन में आप इस चीज़ पर फोकस करते हैं कि आप अब कहाँ पर सफल हुए, क्योंकि आपने इंटरवेंशन लगा दिए हैं। तो जैसे मैंने बोला था कि टीम इंटरवेंशन, आपको समझ आया था कि आपके संगठन में जब लोग टीम में कार्य करते हैं तो उन्हें अपना रोल नहीं समझ आता है, वह एक दूसरे पर चीज़ें डालते हैं। तो आपने रोल एनालिसिस टेक्निक के द्वारा उन लोगों को समझाया कि तुम्हारा कार्य क्या है। तो क्या आप इसमें सफल हो पाए, यह आपको देखना है। क्या रोल एनालिसिस टेक्निक उस समूह के लिए कार्य करी? क्या उससे कोई फायदा हुआ? क्या कुछ परिवर्तन आया? क्या अब आपके टीम में लोगों को बिल्कुल स्पष्ट रूप से क्लियर होता है कि हाँ भाई, मैं अगर इस टीम का पार्ट हूं तो मुझे ये कार्य करना है और मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। अगर ऐसा हो गया है तो इसका मतलब आप जो इंटरवेंशन लेकर आए हैं, पहली चीज तो ये कि आपने प्रॉब्लम सही डायग्नोस करी थी, दूसरी चीज ये कि आप उसके लिए सही इंटरवेंशन भी लगा पाए हैं। तो इस तरीके से आपको इवैल्यूएशन करना चाहिए और ये आपको पता चलेगा कि अगर आप परिणामों से संतुष्ट हैं तो इसका मतलब आपके इंटरवेंशन सही थे, आपकी डायग्नोस की हुई प्रॉब्लम सही थी। तो इसका मतलब आप विकास की ओर बढ़ रहे हैं, आप ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। तो जब हम ओडी प्रोसेस की बात करते हैं तो हमने इन्हीं 3 चरणों को डिटेल में पढ़ा और समझा कि किस प्रकार से आप डायग्नोस कर सकते हैं, निरूपण कर सकते हैं किसी समस्या का, और कैसे आपको कार्य योजना बनानी है और किस प्रकार से आपको कार्यक्रम का प्रबंधन करना है। तो चलिए छात्रों, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि ओडी में मूल्यांकन एवं मापन कैसे किया जाता है, यानी कि इवैल्यूएशन और मेजरमेंट कैसे किया जाता है। इसके लिए अलग अलग चीज़ें हैं जिस पर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप किसी भी संस्था में रहते हुए आपके जो भी ओडी एफर्ट्स हैं उनका मूल्यांकन अच्छे से कर पाएंगे। सबसे पहली चीज़ तो अपने ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्यों को बिल्कुल क्लियर बनाइए, क्योंकि तभी आप अच्छे इंटरवेंशंस लगा पाएंगे। साथ ही साथ केपीआई यानी कि की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स का चयन करिए। कोई भी कार्य करने के लिए उसमें की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, आप एक कस्टमर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हैं तो आपके लिए की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हो जाएंगे कि आप किस प्रकार से अपने कस्टमर से वार्तालाप करते हैं, आप किस प्रकार से उनको संतुष्ट करते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। तो ये आपके की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हो जाते हैं।
तो उसी तरीके से यहाँ पर जब हम संगठनात्मक विकास की बात कर रहे हैं तो आप यहाँ पर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स लगाइए कि आप क्या चीज़ को मापना चाहते हैं, तो ये देखना ज़रूरी हो जाता है। अब इसके लिए जब आप की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो उसके साथ आपको देखना है कि डेटा कैसे एकत्रित करेंगे। आप बेसलाइन डेटा लीजिए, आप क्वालिटेटिव डेटा लीजिए, क्वांटिटेटिव डेटा लीजिए, उसको एनालाइज करिए, उसकी टाइमिंग पर ध्यान दीजिए कि कितना फ्रीक्वेंटली आप उस डेटा को लेते हैं। सिर्फ यही नहीं, उस डेटा का एनालिसिस कैसे करेंगे। क्या आप कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे? कंपैरेटिव के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप इंटरवेंशन लगाने से पहले का डेटा कलेक्ट कीजिए और इंटरवेंशन के बाद का डेटा कलेक्ट कीजिए और फिर कंपेयर करिए, फिर विश्लेषण करिए कि पहले से अब में बदलाव आया है या नहीं। या फिर आप कोई भी क्वांटिटेटिव टेक्निक लगाइए या कोई क्वालिटेटिव टेक्निक। सिर्फ यही नहीं, उन रिजल्ट्स को भी इंटरप्रेट करिए और कोशिश करिए कि आप पैटर्न्स को समझ पाएं कि किस तरीके से लोगों की सोच बदल रही है, किस तरीके से लोगों का विचारधारा में बदलाव आ रहा है, क्योंकि वही आपको बता पाएगी कि आप विकास की किस सीढ़ी से कैसे चलेंगे आगे। सिर्फ यही नहीं, अपने सक्सेस और चैलेंजेस दोनों को आइडेंटिफाई करिए अपनी रिपोर्ट में कि कौन सी ऐसे क्षेत्र थे जहां पर आपको बहुत मेहनत करनी पड़ी और कौन से ऐसे क्षेत्र थे जहां पर आपको इजी विंस मिल गई, यानी कि आसानी से सफलता मिल गई। सिर्फ यही नहीं, रिपोर्टिंग करिए, कम्युनिकेट करिए, लोगों को भी बताइए उन रिपोर्ट्स के द्वारा कि हम कहां से कैसे आगे बढ़े हैं। और साथ ही साथ निरंतर फीडबैक लूप्स बनाइए। उन फीडबैक लूप्स से आपको यह पता चल पाएगा कि कहां पर अभी भी कार्य करना बाकी है, और अगर हम उस कार्य को जल्दी से जल्दी कर लें तो हमारा विकास और जल्दी हो जाएगा। सिर्फ यही नहीं, हमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी देखना चाहिए। पता चला हमने ओडी एजेंट को तो लाखों रुपए दे दिए, लेकिन हम अपने संगठन का प्रदर्शन हजारों रुपए में भी नहीं बढ़ा पाए, तो फिर कोई फायदा नहीं है। तो ये सब चीज़ों का ध्यान दीजिए, तभी आपको पता चल पाएगा कि आपके रिजल्ट्स कितने बेहतर हैं। और साथ ही साथ एक और चीज़ मैं बोलूँगी कि बाहरी संगठनों से अपने बेंचमार्क बनाइए। जो आपसे संगठन ऊपर हैं उनको अपना बेंचमार्क बनाइए, उनसे समझिए, देखिए कि वो किस प्रकार की चीज़ें कर रहे हैं, क्या आप उनके साथ चल पा रहे हैं। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। आखिरी में बस मैं जल्दी से ये बताना चाहूँगी आपको कि ओडी के परिणाम क्या हैं, क्योंकि अभी तक हम इन सब चीज़ों पर बात कर चुके हैं। तो अगर आप संगठनात्मक विकास की बात करते हैं अपने संगठन में, तो हम एक बेहतर प्रदर्शन की बात कर रहे हैं, एक अच्छे संचार की बात कर रहे हैं। साथ ही साथ हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे कर्मचारियों का इंगेजमेंट बढ़े, संगठनात्मक संस्कृति मजबूत हो, और तो और नवाचार और रचनात्मकता बढ़े। साथ ही साथ हम एक अच्छा कौशल, एक नेतृत्व कौशल, एक अच्छी नेतृत्व शैली के साथ उभर कर आए। तो साथ ही साथ जब हम बात करते हैं तो परिवर्तन प्रबंधन किस तरीके का हो, स्टेक होल्डर सेटिस्फैक्शन है या नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन आप कर पा रहे हैं कि नहीं, इन सब पर बहुत ज़रूरी होता है ध्यान देना। तो छात्रों, मैं समझती हूँ कि आपको यह व्याख्यान समझ आया होगा जिसमें हमने ओडी प्रोसेस की बात करी है। धन्यवाद।